नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल में। आज हम बेसिक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज अपलोड कर रहे हैं। जिन्होंने पहली सीरीज नहीं देखी है, इसके पहले वाली सीरीज, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके पाके आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इंसुलेशन प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चूँकि इंसुलेशन का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है मेगा ओम में होता है ना, इसको हम ओम मीटर से तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ओम मीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने के लिए, एमीटर करंट को मापने के लिए, ये मेगर जो है हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चाहे हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हो या कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो, उसके लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे, मेगर की यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा निम्नलिखित में से एक कारण है जो सक्रिय डीसी जनरेटर के अपशिष्ट चुंबकत्व को खोने के लिए है। ठीक है ना, मतलब कि जैसे ये हमारा, मान लीजिए कोई भी हम शंट बना रहे हैं, शंट डीसी जनरेटर इस प्रकार है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें अपशिष्ट चुंबकत्व होता है 2 से 5%। तो जब इसको हम घुमाते हैं आर्मेचर को, तो इसके फ्लक्स को काटता है, जिससे यहाँ पे हमको ईएमएफ प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। अगर ये ख़त्म हो गया तो इसका कारण क्या है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, आर्मेचर को ठीक से परतदार नहीं, मतलब कि जो आर्मेचर के, जैसे ये हमारा आर्मेचर है, इसमें जो कोर बनाई गई है वो सही नहीं है, ये नहीं हो सकता है। जनरेटर एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखा गया है। फिर क्या है, आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से अधिक है, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक घूमेगा नहीं तो इसके प्रतिरोध से कोई हमको मतलब नहीं है। ब्रश गलत है, जब तक राउंड ही नहीं करेगा तो ब्रश की स्थिति से भी हमको कुछ मतलब नहीं है। इसमें क्या बचता है, आर्मेचर जनरेटर एक लंबे समय तक निष्क्रिय है, मतलब कि लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य नहीं कर रहा है। जब लंबे समय से कोई कार्य नहीं कर रहा है तो इसमें जो अपशिष्ट चुंबकत्व है तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है, यहाँ से फ्लक्स तो निकलती रहती है। आपने बीएच का पढ़ा होगा, पहले इसको मैग्नेटाइज करता है, फिर जब धारा हटा लेते हैं तो कुछ बच जाता है। ये बचा हुआ अपशिष्ट चुंबकत्व धीरे 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 नष्ट हो जाता है। इसी के कारण जनरेटर में अगर लंबे समय तक जनरेटर रुका हुआ तो ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज हुआ 3 फेज विभव ट्रांसफार्मर का श्रेणी मान क्या होगा। विभव ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, जो हमारा हाई वैल्यू की वोल्टेज को मापता है। ठीक है, तो ये होती है इसकी प्राइमरी और ये होती है हमारी इसकी सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये कितने का होता है, सिंगल फेज के लिए हम लगाते हैं 100 वोल्ट का, और 3 फेज के लिए हम किसका लगाते हैं, 110 वोल्ट का। ठीक है ना, तो इसका हमारा क्या आंसर होगा, इसमें 100 वोल्ट और 110 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पूर्ण एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर धारा को भी एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता है, पावर को भी एम्पलीफाई करता है, दृश्य पर है, देखने इससे कोई मतलब नहीं। एम्पलीफायर, ये ऑप्शन गलत है, इससे हमको जाना ही नहीं। हमारे पास बचे कितने, 3। प्री एम्पलीफायर का मतलब है वोल्टेज को एम्पलीफाई करे, सिर्फ वोल्टेज को, तो हमारा प्री एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के समतुल्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आकार समान रेटिंग के लिए, मान लीजिए 3 फेज की 3 HP की मोटर है और सिंगल फेज की 3 HP की मोटर है। हो तो सकती है ना, मोटर 3 HP की भी सिंगल फेज आती है, 3 फेज भी आती है। तो जो आकार होगा तो ये तो सिंगल फेज से चलेगी, ये 3 फेज से चलेगी। 3 फेज में क्या होगा, इसके जो स्टेटर में बांधने की होगी 120 डिग्री के फेज डिफरेंस में होगी, लेकिन इसमें क्या होगी
90 डिग्री पे होगी। 2 ठो वाइंडिंग बस की रहती है इसमें सिंगल फेज वाले में, ठीक है ना। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है रनिंग वाइंडिंग, ठीक है ना। तो ये कितने पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो इसमें आकार पूछा है, तो आकार क्या होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंगल फेज का आकार क्या होगा, तो 1/3 होगा। सिंगल फेज 3 फेज की तुलना में सिंगल फेज होगा 1/3, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी हेक्सा ब्लेड के दांत का आकार उसके पिच के सीधे संबंधित पिच का विवरण कैसे दिखाया जाता है। 25 mm हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई, इसका ये होगा हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई, ठीक है। किसी स्टील डंडे को की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो स्टील का है उसको किसकी भांति यूज नहीं करना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, चाकू, इसको किसी भी प्रकार, इनमें सभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टील के डंडे को स्क्रू ड्राइवर के प्रकार से यूज नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है कि जो स्क्रू ड्राइवर को हम विद्युत के कार्य में यूज करते हैं, तो अगर स्टील की है तो विद्युत का चालक है, कंडक्टर है, तो हमको शॉक लग सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, IGBT स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब IGBT का फुल फॉर्म पूछा है। तो IGBT का आई से मतलब होता है इंसुलेटेड, जी का मतलब होता है गेट, बी का मतलब है बाईपोलर, टी का मतलब है ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, इसका नंबर बी होगा। अगर इसके पास आपको सिंबल की बात कर लेता तो सिंबल इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये गेट इंसुलेट है इसका, ये गेट है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, ठीक है ना, कलेक्टर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा मृदा के प्रतिरोध को घटाती है। क्या होता है, जो हम अर्थिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नमक प्लस पानी डालते हैं, तो जो नमी है वो रेजिस्टेंस को क्या करती है, कम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट चक्रों की संख्या 6 है, मतलब कि 1 वोल्ट में कितने चक्कर हैं, 6 चक्कर हैं, ठीक है ना। प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज क्रमशः, प्राथमिक मतलब वोल्टेज है V1 कितना है 240 और V2 कितना दिया है 32 वोल्ट। द्वितीयक वाइंडिंग के चक्रों की संख्या क्या होगी, तो 1 वोल्ट है 6 चक्कर के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके टोटल चक्कर निकाल लेंगे। तो E1/N1, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, E1 कितना दिया हमारा 240 और एक टर्न के लिए हमारे पास कितने हैं 6 वोल्ट, 6 का भाग दे देंगे, 6 चौको 24, मतलब प्राइमरी यहाँ कितना आ गया, अच्छा सॉरी, प्रति वोल्ट चक्रों की संख्या, 1 वोल्ट में 6 चक्कर हैं, तो 240 वोल्ट में कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 240, 1440 प्राइमरी में हो गए चक्कर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए 1440 इसी बस में दिया है, ठीक है ना। हमारे प्राइमरी में आ गई 1440। अब हमको सेकेंडरी के चक्करों की संख्या निकालनी है। सेकेंडरी के चक्करों की संख्या कैसे निकाल लेंगे हम, E2/E1 बराबर N2/N1। तो E2 का मान कितना दिया हुआ है हमारा 32, E1 240, ठीक है ना। और हमारा V2 कितना आया, V2 निकालना है हमारा, और V1 हमारा कितना है 1440, ठीक है। इसको आप काटेंगे तो इसमें V2 आ जाएगा 192, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 1440 192, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस परिपथ में भंजकों को स्थापित करके न्यूनतम समय लगता है? वायु विस्फोट, न्यूनतम ऑयल, बल्क ऑयल, सल्फर हेक्सागन। मतलब जो सर्किट ब्रेकर है, आर्क को बुझाने में सबसे कम टाइम लगता है, सबसे कम टाइम लगता है, तो इसके लिए कौन सा होगा? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और सल्फर हेक्सा क्लोराइड कितने के लिए यूज किया जाता है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड यूज किया जाता है 36 kV से 760 kV तक। ठीक है, अगला क्या कहता है, एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ टेस्ट में 400 वाट व लघु परिपथ टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है। लोड का कॉपर लॉस क्या होगा? मतलब कॉपर लॉस क्या निकालना? I² R निकालना है हमको। ठीक है ना, 10 kVA का ट्रांसफार्मर है तो ओपन सर्किट में हम क्या निकाल लिए? आयरन लॉस। आयरन लॉस कितना है? 400 वाट, और परिपथ में 900 वाट पावर लॉस है, मतलब कॉपर लॉस 900 वाट। इसको हम डायरेक्ट यही लिखते हैं, कॉपर लॉस बराबर 900 वाट। ये फुल लोड पे है, ये है किस पे? फुल लोड पे। तो हाफ लोड पे हम निकालेंगे फुल बराबर, फुल लोड का स्क्वायर बराबर 900, तो हाफ के लिए हम इसमें भाग दे देंगे, तो क्या होगा? IF का स्क्वायर फुल लोड पर, IF/2 का होल स्क्वायर हाफ लोड पर, तो ये है हमारा 900 वाट, है ना। तो इसको हमको निकालना है हाफ लोड पर, मतलब कि जितनी फुल लोड करंट है, तो अब ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 900 भागे 4। जब 900 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 225, बचे कितना? 2 4 पंची 20, 225 वाट ये आ गया हमारा। ठीक है, यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल पोल फेजों की संख्या 1 हो तो ऐसी वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है? यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल पोल फेजों की संख्या 1 हो तो ऐसी वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है? कॉइल पर पोल पर फेज, मतलब इसमें कंसंट्रेटेड बाइंडिंग होगी, तो ये वितरित बाइंडिंग। ठीक है, इसमें अगला क्या है? बायोगैस होता है। बायोगैस क्या होता है? केवल मीथेन, कुछ अशुद्धि सहित मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, केवल ईंधन विशेष। क्या होता है कि बायोगैस में मीथेन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक होती है, तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? कुछ अशुद्धि के साथ सहित मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह कहलाता है। मृदा कारकों जिस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड की गहराई, हाँ ये भी है। नमी बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। NaCl ये तो विद्युत का सुचालक ही है, तो इसमें क्या होगा? इनमें से सभी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। किन कारकों पर निर्भर? सभी कारकों पर। अगला क्या है? उच्च आवृत्तियों को सीमित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्री डिफेंसिस ट्यूनिंग। इसकी ट्यूनिंग कहलाती है, क्योंकि हम लोग ट्यून सर्किट पढ़े हैं, ट्यून सर्किट में LC होता है। इसका यूज किसके लिए कहता है? हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? ट्यूनिंग। ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज पर। तो किस में अधिक टर्न होंगे? हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित होता है। संतुलित जब पी व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? देखिए, ये इसका विक्षेप 0 हो गया यहाँ पे। P दिया है 100, Q दिया है 1 किलो वाट, S दिया है 120 वाट, तो R। अब देखिए क्या होगा? संतुलन की कंडीशन में क्या होता है? P/Q,
पी क्यू बराबर आर इंटू एस। हमको क्या निकालना है? आर निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है। तो पी कितना हो गया? 100 इंटू क्यू हो गया 1 किलो वाट, मतलब 1000 वाट। और आर निकालना है, ये हो गया 120। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा? 100 इंटू 1000 भागे 120। तो कितना आ जाएगा? ये कट गया, 12 ठे 96। ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं लगभग 1.2 किलो ओम आता है। ठीक है ना। इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती। ईंधन सेल हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीजन के अभाव से ईंधन में दहन, ऑक्सीजन के थर्मो आयनिक प्रक्रिया में। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन की ऑक्सीजन प्रक्रिया से। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धि आंतरिक लघु परिपथ परिस्थिति पैदा कर सकती है। विद्युत अपघट्ट में, तो इस विद्युत अपघट्ट में उपस्थित अशुद्धि आंतरिक लघु परिपथ पैदा कर सकती है। इसको क्या कहते हैं? स्थानिक क्रिया। ध्रुवांचन स्थानिक क्रिया नहीं होगी, जो कि स्थानिक क्रिया क्या होती है? किस पर किसी चीज का जमा हो जाना। विध्रुवक मतलब पोलराइजेशन, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ध्रुवांचन यानी सल्फेशन, इंटरनल शॉर्ट सर्किट। अगला क्या है? डीसी मोटर को स्टार्ट करने से आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है। इसका क्या दोष हो सकता है? लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, ये भी हो सकता है। फील्ड वार्निंग लघु परिपथ है। स्टार्टर के कनेक्ट टर्मिनल गड्ढेदार है, ये भी हो सकता है। कार्बन बेस ग्रेड गलत है, ये नहीं हो सकता, इससे नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का भी यूज करते हैं। इसमें ये भी, इसमें क्या पूछा है? स्टार्ट करते समय आप देखते हैं झटके से चालू होती है, मतलब ये होगा इसका कॉन्टेक्ट टर्मिनल गलत है, तो मतलब इसका सी नंबर आंसर होगा। अगला क्या है? मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण एक डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर? तो इसका मतलब होता है कि जो इसकी मूल लंबाई है, मूल लंबाई का 2/3 भाग जब घिस जाए तब इसको हमको चेंज कर देना चाहिए। तो इसका क्या है? मूल लंबाई का 2/3 भाग। अगला क्या है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक धारा सीमित करें, आरंभिक धारा को बढ़ाना, प्रारंभिक धारा को घटाना, जिससे प्रारंभिक बल आघूर्ण बढ़ सके। तो हम क्या करते हैं कि जो स्लिप रिंग लगी होती है उस पर हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं। जब ये रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो ये क्या करता है? रेजिस्टेंस धारा को कंट्रोल करता है। जब धारा को कंट्रोल करेगा तो cos फाई पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। जब पावर फैक्टर बढ़ जाएगा तो हमारा प्रारंभिक धारा घटेगी और टार्क बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दोष युक्त स्टार्टर को हटा देने पर प्रतिदीप नलिका प्रकाशित हो तो दोष क्या है? यदि दोष युक्त स्टार्टर को हटा देने पर प्रतिदीप नलिका प्रकाशित हो तो क्या कहते हैं? तो दोष क्या है? चोक में, नलिका में, स्टार्टर में, लाइन स्टार्टर में दोष है इसमें, क्योंकि उसी को हटाने से जल रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 250 वोल्ट 1500 वाट एक इलेक्ट्रिक हीटर 500 डिग्री पर कार्य रहते हैं, इसकी ऊष्मीय तत्व की धारा व प्रतिरोध की परिकल्पना करें। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। हमको क्या निकालना है? धारा। तो इसमें धारा भी निकालना है, प्रतिरोध भी निकालना है। सबसे पहले हम धारा निकालते हैं। तो धारा के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? P इक्वल V इंटू आई। पावर कितना है? 1500। वोल्टेज कितना है? 250। आई निकालना है, तो आई उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 25 6 150, मतलब 6 एम्पियर हमारी धारा आ गई थी। इसमें 6 एम्पियर दिया हुआ है। फिर क्या हुआ? धारा निकाल लिए, तो अब हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। उसमें था धारा व प्रतिरोध, हालांकि उससे भी हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा वोल्टेज कितना दिया? 250 इंटू 250 भागे पावर कितना दिया? 1500। तो ये कटा, ये कटा, 5 3 15 पचम 25, 5 3 15 पचम 25। अब क्या करेंगे? 25 पंचे 125, 125 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 41 से 66। इसमें ऑप्शन में दिया है तो इसी पर हम जाएंगे। ठीक है,
चलिए थैंक यू। ये 25 क्वेश्चन है, ये है मिक्स क्वेश्चन की सीरीज। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।